नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपना बिहार के इस बिहार स्पेशल कार्यक्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार में पंचायती राज की चर्चा करने के लिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्जाम जो है 13 दिसंबर से प्रस्तावित है और बहुत उम्मीद है कि अब एग्जाम हो भी जाएगा उसी तारीख को। तो हमारे पास समय कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब आप यहाँ समझिए, जो बिहार स्पेशल का ये कार्यक्रम है मेंस के अकॉर्डिंग तो है ही, यहाँ ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। तो जितने भी लेक्चर यहाँ पर हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा बिहार स्पेशल, सभी को देख जाइए। अब आप में से मुझे पूछेंगे कि सर बिहार स्पेशल में कोई एक टॉपिक बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण हो, जिसको हम बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी, इंटरव्यू के लिहाज से भी, मतलब फाइनल सिलेक्शन लेना है, उस पीडीएफ में अपना नाम देखना है ऑफिसर के रूप में। तो एक टॉपिक बताइए जिसको हम छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, उसको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है। तो मैं आपको बोलूंगा वह टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, मतलब कोई अगर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं ना, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पीसीएस बिहार यूपी कोई दे रहे हैं तो है ही। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज होने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार इसको कीजिए और एक एक बातें इसमें देखिए। इसमें कुछ फैक्ट आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके लिए पीसीएस है तो कुछ फैक्ट पूछा जाएगा, है ना, उसमें हाँ ना नहीं करने की गुंजाइश है ही नहीं। आपको उसे सही से पढ़ना पड़ेगा, सही से समझना पड़ेगा। तो एक एक चीजों को आधे घंटे भी लगने वाले हैं, ध्यान से नोट बना लीजिएगा, एक एक बातें नोट करके चलिएगा। पंचायती राज को लेकर के बात करते हैं। ये पंचायती राज क्या है ना, और क्या ये पहली बार हम लोग शब्द सुन रहे हैं? क्या भारत के आजादी के बाद इस शब्द को सुना गया? नहीं। पंचायती राज की अगर व्यवस्था देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हो जाता है स्थानीय स्वशासन से, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, वह अपना शासन अपने द्वारा ही खुद पर कर सके। वह उनके लिए ये ना हो कि उनके घर के आगे से नाला बनना है तो वह पार्लियामेंट से पास होकर के आए कि भैया नाला यहां बनेगा, नहीं, वो आपस में मिलकर के डिसाइड कर लें। गांव में सड़क निकलनी है, कहां से कहां पक्की सड़क होनी है, तो वह गांव के लोग आपस में तय कर ले। ट्यूबलाइट कहीं पर लगना है, कहीं पर जो सामुदायिक भवन बनना है, गौशालाओं का निर्माण होना है, कहां पर हाट लगना है, ये सारी चीजें जो है गांव के लोग तय कर ले। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खूबसूरती है, जहां पर एक तरफ जो है विधायिका है, एक तरफ देखेंगे सचिवालय, अगर पटना सचिवालय में जाएंगे तो वहां पे विधायिका बैठी है, सारे विधायक बैठे हैं, विधान परिषद बैठे हैं कानून बनाने के लिए, वह देश में लागू होगा। दिल्ली आएंगे तो देश के पार्लियामेंट में आप देखेंगे यहां लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं, इनके जरिए कानून बन करके जाता है देश में। लेकिन एक और संस्था, जो छोटी सी संस्था है, जो गांव की संस्था है, वह भी अपने लिए कानून बना रही है। तो यही दिलचस्प बात है और इसीलिए इसे सबसे मजबूत कड़ी लोकतंत्र का कहा जाता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि जो अगर भारत को मजबूत बनना है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनना है, तो उसे स्थानीय स्वशासन पर ध्यान देना पड़ेगा। उनका हिंट जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ही था। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो अनादिकाल से भारत में ये चीजें देखने को मिलेगा आपको। इसका प्रमाण चोलकालीन जो स्थानीय स्वायत्ता वाला शासन था उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। परांतक वन में के अगर उत्तर मेरूर अभिलेख में देखेंगे तो उसमें इस व्यवस्था का पूरा विस्तार से चर्चा किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी, जिसमें उर सभा नगरम, है ना, निर्वाचन की समुचित व्यवस्था आदि, ये सारे चीजें इसमें किया गया। और इसको लेकर के यहाँ पर एक फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कहीं ये ना पूछ दे, नेशनल पंचायती राज डे जो कब होता है, यहां लिख देता हूं, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष, है ना, ताकि इस चीज को लेकर के इसके महत्व को बताने के लिए, समझाने के लिए लोगों में। और यहां पर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ये क्या कहते हैं, देखिए, व्हेन द पंचायत राज इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से स्थायी हो जाएगी, अपना कामकाज करने लग जाएगी, लोग उस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि इस व्यवस्था ने वो परिवर्तन कर दिए हैं, इतने सारे अच्छे काम किए हैं जो कभी हिंसा से नहीं हो सकता था।
है ना, जो कभी क्रांति करके नहीं हो सकता था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया और फिर भारत सरकार ने भी ध्यान दिया। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन आपको मैं बताऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण वही है। एक आएगा इस लेक्चर में, हम 73वां संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे और नगरीय व्यवस्था में अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसमें मैं 74वां संविधान संशोधन के विषय में बताऊंगा। दोनों आप नोट कर लीजिए, जो दोनों को बस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी दोनों से प्रश्न आएगा आपके पास, ठीक है। चोलों के अतिरिक्त अगर वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल में भी समिति, सभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं के विषय में हमें पता चलता है। बौद्ध जैन काल में अगर चलेंगे तो वैशाली गणतंत्र के विषय में कौन नहीं जानता। भारत को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, उसका श्रेय वैशाली को ही तो जाता है। तो वैशाली में ही हम बात करते हैं कि यहीं से गणतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। अन्य गणराज्यों का विकास जो है स्थानीय स्वायत्ता पर आधारित लोकतंत्रों के साथ होता है, यह हमें देखने को मिलता है। जब ब्रिटिश यहां पर आए, ब्रिटिश के समय भी यह निरंतर आगे बढ़ता रहा। चार्ल्स मेटकाफ ने भारत की ग्राम व्यवस्था को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी। नाम नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो है पूछा जा सकता है। चार्ल्स मेटकाफ, है ना, चार्ल्स मेटकाफ ने ही भारत की ग्राम व्यवस्था को लघु गणतंत्र कहा था। इस फैक्ट को याद रखना है। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव लाया गया। अब ध्यान देना है, यही पॉइंट। इसे प्रस्ताव को यहां पर क्या कहा गया, इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। दोनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा रखी। इनका जो है एक किताब भी है, ग्राम स्वराज, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। एक पतली सी बुक है, महात्मा गांधी खुद वो लिखे हैं, बहुत अच्छी किताब है। उसमें पंचायती राज के विषय में बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से गांव की माली हालात बेहतर हो सकता है, किस तरह से गांव व्यवस्थित हो सकता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी की बात की गई है ना, कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य को सम्मिलित किया गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, क्या नीति निर्देशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है? तो नहीं है, यही बात ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बना देगा। आप कहेंगे जी हमने तो पूरा पंचायती राज पढ़ के गया था, अच्छे से सारे आर्टिकल याद करके गए, सब कुछ समझदारी से ले गए वहां पर, और हम जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि यहीं पर घुमा दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य जब अगर नहीं कर पाई तो आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकते नीति निर्देशक तत्व के लिए। क्यों? क्योंकि यह माना गया कि जब राज्य के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएगा तो राज्य खुद ऐसा करेगी। लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ ऐसा नहीं है। यह जो नीति निर्देशक तत्व कहां पर है? भाग 4 में है संविधान का, और फंडामेंटल राइट्स कहां है? संविधान के भाग 3 में है। तो इसके बीच अंतर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। यहीं से प्रश्न ऐसे घुमा करके पूछा जाएगा, और प्रश्न का पैटर्न यूपीएससी टाइप हुआ है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, यह भी ध्यान रखना है। सीधे सीधे परोस के नहीं दिया जाएगा, तो यह ध्यान रखना है। लेकिन एक बात भी ध्यान रखिए कि नीति निर्देशक तत्व के बहुत सारे मुद्दों को समय के साथ कानून के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब भैया अगर कानून बन चुका है कोई चीज, आप उसे नहीं मानोगे, फिर तो आप न्यायपालिका के समक्ष आपको खड़ा किया ही जाएगा। तो यह भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण हो गया। अब चलते हैं बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था को जरा से देखते हैं। यहां से कुछ फैक्ट आपके लिए है, वह फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 ईस्वी में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। 1947 ईस्वी में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान रखना है इस पूरे लाइन को, मामला समझ में आ गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों ने 1949 ईस्वी से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यह जो ग्राम पंचायत का कार्य है, क्या वह 1947 से विधिवत शुरू हो गया था? क्या जवाब होगा? नहीं, 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन 49 से पूरी तरह से कार्य यह शुरू हो गया। और 1959 पर जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज इसमें, जब भी पंचायती राज पढ़े तो इसको बलवंत राय मेहता समिति,
एकदम कहीं पर यहां से अपने बुक में नोट कर लीजिए, कॉपी में। ये बलवंत राय मेहता समिति पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, विभिन्न आयोग में पूछा जा चुका है। इसकी सिफारिश के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। तो यहां से कहानी फिर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। इस समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या भैया, जिला परिषद गठित करने के सुझाव दिए, जिन्हें क्या किया गया राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने इसे तुरंत स्वीकार कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का निर्णय ले लिया। शब्द में क्या छुपा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मामला समझ में आ गया। 3 स्तर पर, तो 3 स्तर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। अभी ब्लॉक स्तर की बात करेंगे। यहां पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की मैं चर्चा भी आपको करूंगा, बताऊंगा। ब्लॉक स्तर पर जो ये पंचायत समिति होगा, यह केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी जैसे ये कार्य करेंगे। वर्ष 1961 की बात आप करते हैं, इसमें बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था के विषय में हम लोग जरा एक झलक आपको यहां दिखा देते हैं और फिर वहां पर आएंगे तो विस्तार से भी आपको बताएंगे। देखिए, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत किस तरह से। सबसे निचला यहां पर क्या है, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति। पंचायत समिति यहां सही से शायद ना दिख रहा हो तो लिख देता हूं, पंचायत समिति जो है वह प्रखंड स्तर पर होता है, ठीक है। और ये जो ग्राम पंचायत जो है वह कहां पर होगा, वह ग्राम स्तर पर होगा, ठीक है। और यहां पर जो है जिला परिषद, वह कितने कहां पर होगा, तो वह जिला स्तर पर भी, ठीक है। इस सब के बनने के कुछ प्रावधान है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ठीक है। वो सारी चीजें भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा, बस आप चीजों को देखते चलिए, नोट करते चलिए, क्योंकि यहां आपके लिए ये सब नोट करना भी जरूरी है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पंचायती राज के अगर देखेंगे इस सब चीजों को, जैसे हर घर नल का जल है, या इस तरह से जितने भी पक्की नली गलियों का बनना है, ये सारी चीजें पंचायत के लेवल पर किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि ग्राम पंचायतों का, गांव का विकास हो पाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे निचले स्तर पर देखेंगे तो इससे समावेशी विकास की अवधारणा वह पुष्ट हो पाएगी। 73वां संविधान संशोधन 1992 सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अलग से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और नगर के लिए जब बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, वह ध्यान रखना है उस वक्त। इसमें क्या हुआ कि भारत ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसी संशोधन के बाद। इस संशोधन के जरिए क्या होता है कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ दिया गया, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जोड़ते हुए इस अनुसूची में पंचायती राज से कुछ विषय शामिल कर दिए गए। अब देखेंगे यहां पर 11वीं अनुसूची और पंचायती राज से जो विषय शामिल किए गए उसकी संख्या जो है वह 29 रखी गई। तो यह फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए ध्यान देना है, पंचायती राज अधिनियम 1993 क्या किया गया, पारित करा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ही बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय बोले तो सबसे नीचे क्या होगा, ग्राम पंचायत को लेकर के बात की जाएगी। उसके बाद पंचायत समिति, कहां पर पंचायत समिति होगा, ब्लॉक स्तर पर। और फिर जिला परिषद, जिला परिषद कहां होगा, जिला स्तर पर बातें की जाएगी, है ना, जो यहां पर मैंने आपको बता दिया। ये 3 लेयर यहां पर तय कर दिया गया, इस 3 लेयर को ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे निचले स्तर की हमने चर्चा किया, उस 3 लेयर में हमने क्या कहा, सबसे निचले स्तर पर क्या हो गया, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इसको देखते चलिएगा, ठीक है, यहीं से मैं बताता हूं। तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया। प्रखंड स्तर पर जो है ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया, जो एक तरह से देखेंगे तो विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र के मध्य स्तर पर है ना। यहां पर एक विकेंद्रण तो किया गया, सभी को एक ही जगह इकट्ठा तो नहीं किया गया ना, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और ये इसका मध्य एरिया है, इससे ठीक नीचे है और ग्राम पंचायत से ठीक ऊपर है। यहां पर प्रखंड स्तर पर ये वाला मामला यहां पर हो जाता है। और सर्वोच्च स्तर की बात करेंगे यहां पर तो वो जिला परिषद होता है, वो जिला स्तर पर होता है। अब यहां से एक फैक्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज अधिनियम 1993 जो पारित किया गया था
वह 2001 से काम करना शुरू होता है। और वर्तमान में इसकी जगह कौन है, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 ने ले लिया है। फिर से नोट कर लीजिए, वर्तमान में कौन सा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का समन्वयन बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा। ये 2-3 पॉइंट जो है नोट करके रखिएगा। इस 3 लेयर वाले चीज को है, इसको थोड़ा सा संभल के देखना है, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं आगे, जो अनुच्छेद 243D पर पहुंचते हैं। अब ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये पंचायती राज का जो चीजें है ना, इसके लिए संविधान का आर्टिकल 243 आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। कोई यहां पर किंतु परंतु का सवाल जवाब है ही नहीं, याद होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, चूंकि प्रश्न आएंगे उस वक्त फिर आपके लिए एक ही चीज जो है आपकी याददाश्त काम करेगी। अनुच्छेद 243 और डी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ABCD DKOH ऐसे पूरा चलेगा, ये एक लंबा सा है, तो यहां पर ध्यान देना है। अनुच्छेद डी के अंतर्गत SC/ST की मामला यहां पर किया गया, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यहां पर दिया गया। यह आरक्षण कैसे दिया जाएगा यह भी बताया गया। कहा गया यह जो आरक्षण दिया जाएगा वह पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। उदाहरण स्वरूप यदि देखते हैं तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य में 20% है, तथा अगर यहां पर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब की देखेंगे संख्या तो वह 35% है। तो यहां पर उनके लिए आरक्षण की बात देखेंगे तो 20% फिर यहां पर SC को और 35% जो है इनको जाना चाहिए। ध्यान रखना है, ये नहीं समझना है कि इतना इतना जनसंख्या है, यहां पर मैंने बताया है उदाहरण स्वरूप। ठीक है, अगर यहां पर 35 और 20 वाइस वर्सा कर दीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आरक्षण भी उलट जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए संख्या बताया गया है। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया। बहुत बड़ा कदम ये बिहार सरकार के द्वारा था और ये वर्ष 2006 में लागू किया गया। वर्ष 2006 में क्यों कहा लागू किया गया, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने थे, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनकर के आए, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आते आते ही यह काम कर दिया था। ये ध्यान रखना है। पंचायती राज संबंधी संवैधानिक व्यवस्था, यहां पर बहुत सारे, मैंने क्या कहा था, अनुच्छेद 243 आपको याद होना चाहिए था। इसमें परिभाषा बताया गया है पंचायती राज के विषय में, और यहाँ जो ABCD ये सब दिख रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होता है, पंचायतों का गठन कैसे होगा, पंचायत की संरचना। आरक्षण की बात मैंने पहले भी बताया है डिटेल से, 243D में है कि किस तरह से आरक्षण की बात की जाएगी, और इसमें SC/ST के लिए आरक्षण की जनसंख्या के आधार पर बात किया गया है। 243 में देखेंगे पंचायतों की अवधि को लेकर के कहा गया है, जो अमूमन सामान्यतः कितने वर्ष का होगा, वह 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 243F में सदस्यता के लिए निहरता क्या क्या होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 243G देखेंगे तो पंचायत की क्या शक्तियां है, प्राधिकार क्या है और उत्तरदायित्व क्या है, इन सब चीजों को स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा बता दिया गया है। 243H देखेंगे पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां क्या होती है। जैसे हाट वगैरह लगता है ना गांव में, तो वहां से पैसा वो इकट्ठा करते हैं, तो वो सारे कर की बात की गई है। और 243I की बात करेंगे तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243I। ठीक है, अनुच्छेद 243J देखेंगे पंचायतों के लेखाओं की स्वपरीक्षा की बात की गई है। 243K जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है, किस तरह से निर्वाचन होगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243O जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। आगे चले, ग्राम पंचायत को लेकर के जरा बात करते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर अगर मैंने कहा तो क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, है ना। इसके संचालन के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, या तो ग्राम प्रधान कहते हैं या फिर मुखिया कहते हैं। एक वेब सीरीज आपने देखा होगा, 2-3 सीजन अब उसका आ चुका है, कोविड से उसकी शुरुआत हुआ था, वह पंचायत करके एक वेब सीरीज है ना।
तो पंचायत वेब सीरीज में देखेंगे तो ग्राम पंचायत की तमाम चीजों को बताया गया है कि कैसे प्रधान जी होते हैं, प्रधानपति क्या होता है, सचिव क्या काम होता है, उसके बाद सहायक का क्या काम होता है, उप प्रधान होता है, क्या गांव की राजनीति होती है, पंचायती स्तर पर कैसे लाइट लगाया जाता है ना, कैसे सोलर पैनल लगता है, नाला सड़क का निर्माण कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से पंचायत की चीजें बताया गया है। तो वो आप देख सकते हैं, अभी नहीं, एग्जाम के बाद, ठीक है। जो लोग नहीं देखे नहीं, वो अगर देखें या आप गांव में रहते हैं, उस व्यवस्था को जानते हैं, तो अच्छी तरह से इन चीजों को आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मुखिया होता है, साथ ही कार्यकारिणी में 8 अन्य जो है वह सदस्य भी होते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका जो कार्यकाल होता है मुखिया का, वह 5 वर्ष का होता है। बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं। इस 6 विभाग की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक तो हो जाएगा कि ग्राम सभा होगा, एक उसके बाद मैंने क्या कहा था, कार्यकारिणी समिति होगा, और एक रक्षा दल भी होता है, उसे ग्राम रक्षा दल कहते हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुखिया जो कि इन सब चीज को हैंडल करेगा, और फिर एक सरपंच वाली व्यवस्था भी है जिसके लिए ग्राम कचहरी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये 6 विभाग को आपको नजर पर रहना चाहिए। प्रत्येक पंचायत की अवधि क्या होगा, सामान्यतः कितने वर्ष की बात मैंने कहा था, सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि होगा। इसको ध्यान रखिएगा। पंचायत की गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाएगी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। विधायिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है ग्राम पंचायत के लिए नीति निर्माण का कार्य तय होता है, ठीक है। ग्राम सभा सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, वही उम्र होनी चाहिए जो वयस्क होने की उम्र है ना। एडल्ट होने की उम्र कितनी है देश में, 18 वर्ष, तो वही उम्र होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार तो अनिवार्य ही है, जबकि साल में 4 बैठक जो है बुलाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है, जिसका प्रधान प्रत्यक्षतः क्या होगा, एक सरपंच होगा, और वो सरपंच कैसे होगा, उसका निर्वाचन होगा, है ना, उसका भी चुनाव होगा। सरपंच की सलाह मशविरा के लिए एक क्या होता है, न्याय मित्र होता है। बिहार में आजकल खूब चर्चा में सुनते होंगे कि हर पंचायत में एक न्याय मित्र की बहाली की गई है। शब्द ही है इस पद का, न्याय मित्र, यानी कि सरपंच जो है अगर नहीं चीजों को समझ रहे हैं, सलाह मशविरा चाहिए किसी मुद्दे पे, कानूनी दावपेच की बातों को चाहिए, तो न्याय मित्र से संपर्क किया जाएगा। ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप से में फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है। न्यूनतम रूप लगा दिया गया है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे वर्तमान में बिहार में 8058 कितने हैं, 8058 ग्राम पंचायत हैं। मुखिया और कार्यकारिणी समिति को लेकर के बात की जाती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति कोई भी सदस्य जो है ग्राम कचहरी का सदस्य बन सकता है या नहीं। जवाब है नहीं, ये ग्राम कचहरी के सदस्य नहीं बन सकते हैं। सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है। पूछा जाएगा कहां से मिलता है, तो राज्य की संचित निधि से, जिसके लिए माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर दिया है। अब चलते हैं पंचायत समिति की चर्चा करते हैं। पंचायत समिति में देखेंगे तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। मैंने वो त्रि वाला जो बताया था पैरामिड, उसमें बताया था ना, सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत जो है सबसे निचले स्तर पर। तो पंचायत सदस्य के जो सदस्य हैं उसमें कुछ लोग शामिल होते हैं। कौन कौन, क्या क्या बातें रहेगा, देखिए। प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य, देखते चलिएगा क्या टर्म एंड कंडीशन है। उस प्रखंड के ग्राम पंचायत के कौन, मुखिया। घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के कौन, विधायक। घोषित लोकसभा क्षेत्र के कौन, सांसद। पंचायत समिति का कार्यकाल कहां तक का होगा, 5 साल का। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है चीजें, ठीक है। देखने में लग रहा है कि शायद ये सब चीजें नहीं आएगा, लेकिन यही पूछ लिया जाता है और खूब पूछा जाता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ध्यान रखना है। पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य अपने सदस्यों के बीच ही प्रमुख और क्या चुनते हैं, उप प्रमुख। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। वर्तमान में बिहार में कुल पंचायत समिति की संख्या कितनी है, 534 है। अब चलते हैं आगे पंचायत समिति के
कार्य को लेकर के चर्चा करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसको 5 स्टार दीजिए। यहां से प्रश्न आते हैं, पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के बचाव हेतु उपाय करना, क्या यह कार्य होगा? तो हाँ, यह कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा जो भी निर्धारित कार्य दिया गया है उसका निष्पादन का कार्य किया जाएगा। वार्षिक योजना बनाया जाएगा, जिला परिषद के समक्ष इसे प्रस्तुत भी किया जाएगा। उसके बाद जो है पंचायत समिति के कार्यकारिणी प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाएगा। प्रमुख की सहायता के लिए एक क्या होगा? उप प्रमुख होगा, जिसकी हमने चर्चा कर लिया। और इसका निर्वाचन कैसे होगा? पंचायत चुनाव के समय ही 5 वर्षों के लिए होगा। ठीक है, अवधि भी 5 वर्ष हो गया। अब चलते हैं सबसे ऊपर, वो कहां चलेंगे हम? जिला परिषद। और जिला परिषद कहां पर होगा? वह जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर। ठीक है, चलिए, जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई यही देखता है और इसे जिला परिषद कहते हैं। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आता है। और इसे क्या कहा जाता है? पार्षद, जिला पार्षद कहा जाता है। जिला पार्षद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। जिला पार्षद का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, मतलब आप जाकर के वोटिंग करते हैं। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? 4 बार होनी चाहिए। बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिला परिषद है। 38 जिला परिषद कहने का तात्पर्य बात समझ गए ना, कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने हैं? जिला की संख्या कितनी है? 38 ही है। ठीक है, तो प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे लॉजिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है। अब इसमें जो होंगे, कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, इसको देखिए। सभी पंचायत समितियों के कौन होंगे? प्रमुख होंगे। पंचायत समिति यानी कि जो मध्यम वाला हिस्सा है संरचना का, त्रिस्तरीय संरचना के, उसकी बात की जा रही है। पंचायत समिति के प्रमुख अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे। अधिसूचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले से संलग्न हो, उस जिले से, यहां पर लिखा हुआ है, वो भी इसके मेंबर हो जाएंगे। जिला परिषद के कार्य क्या होते हैं, यह भी पूछा जाता है। जिला स्तर पर आपदा से राहत एवं सुरक्षा प्रदान करना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को अनुदान एवं वित्तीय सहायता, सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का जिला स्तर पर क्रियान्वयन करना, यह सारा काम यहां पर हो जाएगा। अब आखिरी में एक चीज और देखते हैं, वह राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर के। संविधान के अनुच्छेद 243 के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का क्या किया गया है? एक प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त तो भी होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होगा। कार्य यहां पर बता दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया तो आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाएगा, उसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी अपने पद से हटाया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि विकेंद्रीकरण कहा गया। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है पार्लियामेंट तो है ही, राज्य में क्या है? विधानसभा है ही। अब यहां पर क्या हो गया? पंचायत हो गया। तो शासन के अलग अलग स्वरूप यहां पर बनते हुए दिखे, 3 लेयर बन गया। इसके अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां दोनों ही जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर निर्वाचित पंचायतों को सौंप दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि आज का ये लेक्चर जो है वह पंचायत को समर्पित रहा, है ना, पंचायती राज को समर्पित रहा। उसमें हमने जिला परिषद की चर्चा कर लिया, पंचायत समिति की चर्चा किया और फिर हमने ग्राम सभा की भी चर्चा कर ली, ग्राम स्तर की बात चर्चा कर ली। ये सारी चीजें आपको सही से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, खास करके अनुच्छेद 243 जो है वह बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये सारी चीजें याद करके रखना है। अब आगे चल के हम नगर की चर्चा करने वाले हैं अगले लेक्चर में, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। समय कम है तो सभी चीजों को अच्छे से रिवीजन करते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। जो लोग पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं तो समय निकालिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैं कोशिश करता हूं कम से कम आपका समय लूं। और क्या करना है, लेक्चर 1 से लेके अभी तक सब देख जाइए। ज्योग्राफी पूरा है, हिस्ट्री पूरा है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न पूरा पढ़ा दिया गया है और पॉलिटी भी अब खत्म होने वाला है। इसके बाद इकोनॉमी भी पढ़ा करके पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ठीक है,
तो शुभकामनाओं के साथ कि मेहनत जारी रखिए। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बेहद ख्याल रखिए। लेक्चर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।